प्यारे बच्चों नमस्कार। श्री राम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र कुमार। हम बात कर रहे हैं 11th क्लास की हिस्ट्री के बारे में अपने पढ़ रहे हैं। इसके दूसरे चैप्टर की जो शहरी जीवन और लेखन कला पे ही आधारित है। कल हमने पीछे वाली वीडियो में हमने देखा था कि इससे पीछे वीडियो में बताया गया था कि शहरी जीवन का महत्व क्या है, शहरी जीवन क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है, इसके बारे में हमने देखा था। आज हम बात कर रहे हैं शहरों में माल की आवाजाही के बारे में। इतना तो अपने जानते ही हैं कि जहाँ पर शहर बसे हुए हैं, जो बड़े बड़े प्रसिद्ध शहर हैं, वहाँ माल की आवाजाही, माल का आदान प्रदान होता ही है। आज अपने इस बारे में बात कर रहे हैं। मेसोपोटामिया के खाद्य संसाधन, मेसोपोटामिया देश में उसके खाद्य संसाधन, खाने पीने के जो भी संसाधन थे, वो कितने भी समृद्ध रहे हों, कितने भी अच्छे रहे हों, बहुतायत संख्या में रहे हों, उसके यहाँ खनिज संसाधनों का अभाव था। उसके यहाँ खनिज जो धरती से प्राप्त हमें खनिज संसाधन जैसे कोयला, पत्थर, अन्य धातु, लोहा, सोना, चांदी, तांबा, ऐसे खनिज संसाधनों का अभाव ही था। दक्षिण के अधिकांश भागों में औजार, मोहरें, मुद्राएं और आभूषण बनाने के लिए पत्थरों की कमी थी। अब मेसोपोटामिया का जो दक्षिणी भाग था, वहां पर औजार, मोहरें, उनकी मुद्राएं और आभूषण जिन पत्थरों से बनाए जाते थे, उन पत्थरों की बहुत कमी थी, अभाव था उनका। इराकी खजूर और पोपलार के पेड़ों की लकड़ी गाड़ियों के पहिए या नावें बनाने के लिए कोई खास अच्छी नहीं थी। अब ये कह रहे हैं भी खजूर, इराक के जो खजूर थे और वहाँ के जो पोपलार थे, पोपलार के पेड़, उनकी जो लकड़ियाँ थी, वो गाड़ियाँ बनाने के लिए, गाड़ियों के पहिए बनाने के लिए या नाव बनाने के लिए वो लकड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं थी। आगे हम बात करते हैं और औजार, पत्थर या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। अब औजार बनाने के लिए, अब हम जानते हैं कोई भी उद्योग चलाने के लिए, जैसे हमने पहले देखा कि किसी भी प्रकार का व्यवसाय चलाने के लिए हमें औजार की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही औजार, पत्थर या गहने बनाने के लिए कोई धातु वहाँ उपलब्ध नहीं थी। धातु अगर नहीं थी तो औजार भी उनके पास नहीं थे, औजार नहीं थे तो उनका उद्योग धंधा कैसे चला होगा, ऐसा बताने का यह प्रयास किया जा रहा है कि उनके पास में जो भी लकड़ी वगैरह थी वो इतनी ज़्यादा उन्नत अवस्था में नहीं थी, अच्छी नहीं थी, और उनके पास में धातु भी नहीं थी जिससे वो औजार बना सके। इसीलिए हमारे विचार से हमारा ऐसा मानना है कि प्राचीन काल के मेसोपोटामियाई लोग संभवतः लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के दूसरे पत्थरों को तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी पार के देशों से मंगाते थे। अब जैसा कि पहले बताया गया है कि उनके पास में धातु तो थी नहीं, व्यवसाय चलाने के लिए, औजार बनाने के लिए उनको धातु की जरूरत थी, गाड़ियां बनाने के लिए, नावें बनाने के लिए लकड़ियों की जरूरत थी। तो इसीलिए वे लकड़ी, तांबा, रांगा, चांदी, सोना, सीपी और विभिन्न प्रकार के अलग अलग पत्थर वो तुर्की और ईरान अथवा खाड़ी के पार के देशों से वो मंगवाते थे, जिसके लिए वे अपना कपड़ा और कृषि जन्य उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात करते थे। अब वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। पहले वस्तु विनिमय की प्रणाली हुआ करती थी। वस्तु विनिमय के माध्यम से माल की
आवाजाही होती थी, लाना ले जाना माल को, तो वे तांबा, चांदी, धातु जैसे और अन्य पत्थर वहां से मंगवाकर बदले में उनको कपड़े और कृषि जन्य उत्पाद, कृषि में काम आने वाले उत्पाद काफी मात्रा में उन्हें निर्यात भी करते थे। इन देशों के पास खनिज संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, जैसे ईरान, इराक, ईरान और इराक जैसे देशों के पास में खनिजों की कोई कमी न होने की वजह से, ये उनके पास में प्रचुर मात्रा में होने की वजह से वे उनको सामान बेचते रहते थे। इन देशों मगर वहां खेती करने की गुंजाइश बहुत कम थी। अब इनका कहना है मेसोपोटामिया में तो खेती बहुत होती थी, औजारों की कमी थी, धातु की कमी थी, लेकिन ईरान और जैसे कि अपने बात कर रहे हैं कि तुर्की और ईरान, इन देशों में धातु की कमी नहीं थी, मेसोपोटामिया में खेती की कमी नहीं थी, तो माल की आवाजाही करने के बाद मेसोपोटामिया के लोगों का उद्योग धंधा बढ़ गया और ये तुर्की और ईरान जैसे देशों में खेती का काम शुरू हो गया, जहां इनकी गुंजाइश बहुत ही कम बता रहे हैं। इन वस्तुओं का नियमित रूप से आदान प्रदान तभी संभव होता जबकि इसके लिए कोई सामाजिक संगठन हो। अब वस्तुओं का आदान प्रदान करना, जैसे ये सामान मंगाना भेजना होता रहता था, ये तब तक ही संभव था कि जब तक एक सामाजिक संगठन हो। तो हमने कल के वीडियो में हमने पढ़ा था शहरों के महत्व के बारे में, तो शहरों के महत्व में सामाजिक संगठन होना बहुत जरूरी था, तभी वो व्यवसाय कर सकते थे। अगर सामाजिक संगठन बनाकर नहीं रहते तो शायद वो अपना व्यवसाय चलाने में कामयाब नहीं हो सकते थे। ऐसा ही यहाँ बताया गया है कि सामान का आदान प्रदान करना ये तभी संभव था जब वो सामाजिक संगठन हो, वो एक ही समाज में रहने वाले हो, इकट्ठे रहते हो। कारण इसका ये था वो सामूहिक रूप से मिल करके वहां से सामान इकट्ठा मंगवा लिया करते थे। अलग अलग व्यवसाय के जो जिसका पैसा था, सोने का काम करने वाला सोना मंगा लेता था, और जैसे बढ़ई था लकड़ी का सामान मंगा लेना, पत्थर मंगा लेना, तांबा, चांदी, रागा जैसे अन्य अन्य व्यापारी अन्य सामान मंगवा लेते थे और वहां से उनको भारी मात्रा में कपड़ा और खेती के जो अन्य उत्पाद थे वो बेच देते थे। तो इसके लिए क्या था कि सामाजिक संगठन बनाकर रहना बहुत जरूरी था, जो विदेशी अभियानों और विनिमयों को निर्देशित करने में सक्षम हो। जो विदेशी अभियान, विदेशों के प्रति जो भी अभियान चलाए जाए और उनसे जो भी विनिमय किया जा रहा है उसमें उनको आसानी हो। दक्षिणी मेसोपोटामिया के लोगों ने ऐसे संगठन स्थापित करने की शुरुआत की। दक्षिणी मेसोपोटामिया के बारे में अपने पढ़ रहे हैं, तो दक्षिण भाग में, मेसोपोटामिया के दक्षिणी भाग में जो लोग वहां रहते थे उन्होंने सबसे पहले संगठन बनाकर रहने की शुरुआत की। आगे हम बात करते हैं शिल्प, व्यापार और सेवा, इनके अलावा भी कुशल परिवहन व्यवस्था भी शहरी जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हम बात करते हैं कि शिल्प करना, व्यापार और सेवाएं देना, जनता तक सेवाएं पहुंचाना, अपना व्यापार चलाना, ये तो जरूरी है ही, इस बात का हमें पता है, लेकिन इसके साथ ही ये भी जरूरी है कि परिवहन का होना। परिवहन अगर ना हो तो अपने माल की आवाजाही कर ही नहीं सकते, तो परिवहन भी अति आवश्यक है। भारी पशुओं की पीठ पर रखकर या बैलगाड़ियों में डालकर शहरों में अनाज या काठ, कोयला, दाना ले जाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा समय लगता है और पशुओं के चारे आदि पर भी काफी खर्च आता है। अगर अपने माल को पशुओं की पीठ पर या बैलगाड़ी पर लाद करके एक देश से दूसरे देश में ले जाएं तो शायद बहुत ही लंबा समय लगेगा और उसमें पशु भी ज्यादा वजन, ज्यादा भार ले जाने में सक्षम नहीं होते,
ज़्यादा दूर चलने में सक्षम नहीं है और उनके चारे की भी बहुत बड़ी समस्या होती थी। शायद वो समुद्री क्षेत्र के पास में रुके, वहाँ चारे की व्यवस्था है नहीं, तो अपने पशुओं को भी इसमें समस्या आने लगी। इसीलिए परिवहन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शहरी अर्थव्यवस्था इसका बोझ उठाने के लिए सक्षम नहीं होती। अब जो शहर की जो अर्थव्यवस्था है, शहर, तो वो परिवहन का खर्चा उठाने में ज़्यादा सक्षम नहीं होता। इसीलिए परिवहन का सबसे सस्ता तरीका था सर्वत्र जलमार्ग। अब सबसे बढ़िया तरीका माल की आवाजाही का था कि जलमार्ग। वहाँ नदियाँ होने की वजह से लोग नावों में बैठकर और अपना सामान लादकर एक देश से दूसरे देश में चले जाते थे। तो ये सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जलमार्ग था। अनाज के बोरों से लदी हुई नावें या बजरे नदी की धारा अथवा हवा के वेग से चलते हैं, जिसमें कोई खर्चा नहीं लगता। लोग नावों में बैठ जाते थे और एक देश से दूसरे देश में जलमार्ग के माध्यम से पहुंच जाया करते थे। जबकि जानवरों से माल की ढुलाई की जाए तो उन्हें चारा खिलाना पड़ता है और नाव में कोई पैसा भी नहीं लगता। पुराने मेसोपोटामिया की नहरें और प्राकृतिक जल धाराएं छोटी बड़ी बस्तियों के बीच मार्ग के परिवहन का अच्छा मार्ग थी। अब छोटी बड़ी बस्तियां जो होती थी उनके बीच में से जो नदियां जाया करती थी, वो सबसे अच्छा मार्ग थी। छोटी छोटी जल धाराएं होती थी जिससे लोग अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाते थे। अब हम मेसोपोटामिया के बारे में बात करें तो मेसोपोटामिया दजला और फरात नाम की दो नदियों से बना है, इसका नाम पड़ा है। तो आगे फरात नदी जो थी उन दिनों व्यापार के लिए विश्व मार्ग के रूप में ये विकसित थी। फरात नदी एक पूरे विश्व में विख्यात थी। यही एक सबसे अच्छा तरीका था एक देश से दूसरे देश में माल भेजने के लिए। तो हम आगे वाली वीडियो में इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें, दूसरों को देखने के लिए प्रेरित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।